हेलो 10th क्लास। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसमें क्या था कि वो एक ऑलरेडी प्रूव किया हुआ कथन है, ठीक है, जिसको हम किसी अन्य कथन को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। अब ये क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको ये क्या चीज़ है, अब इसको डिस्कस करते हैं। ये एक सीरीज है, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने HCF के बारे में सुना होगा, राइट। HCF को सॉल्व करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से एक आपका ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसमें जो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था यूक्लिड विभाजन लेमा यानी प्रमेय का, उसमें एक इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी, आपको याद होगी, A = BQ + R, राइट। उसी इक्वेशन से, उसी स्टेटमेंट से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस स्टेप्स वही आएंगे, लेकिन थोड़े से चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या है, अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये दिया है कि क्वेश्चन है 455 और 42 का HCF ज्ञात कीजिए। जब भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों में से कौन सा बड़ा पूर्णांक है, ठीक है, कौन सा इंटीजर आपका बड़ा है। अब 455 और 42 में से सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली 455। तो इसी को हम यहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, यूक्लिड प्रमेय का की ही इक्वेशन हमको यूज करनी है और उससे हम इसका HCF निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में ये देखो, सबसे पहले A = B × Q + R, ये हमारी पहले वाली ही इक्वेशन होगी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, राइट। अब देखो, A के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, 455। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, बड़े पूर्णांक से। तो A जो हो गया आपका, वो हो गया 455। B क्या हो जाएगा, 42, ठीक है। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था कि जो आपका R होगा ना, वो B से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। अब देखो, जब आप इसको 42 को डिवाइड करोगे ना, ये 455 को डिवाइड करोगे 42 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 42 से छोटा आएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 35 आया आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो 42 है इसको हम A बना देंगे, राइट। और ये जो B, ये R35 है, इसको हम यहाँ पे B बना देंगे। तो A के प्लेस पे 42 आ जाएगा और B के प्लेस पे 35 आ जाएगा। इट मीन्स अब 42 को 35 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब जब 42 को हमने 35 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया, यानी शेषफल आया, वो 7 आया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, ये स्टेप कब तक करते रहना है, ये स्टेप हमें तब तक यूज करते रहना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो 35 है वो A बन जाएगा और जो 7 है वो आपका B बन जाएगा। यानी अब जो है ये 35 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल गया, यानी ये स्टेप्स यहाँ पे हमारे स्टॉप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जो हमारा HCF है वो यहाँ पे 7 बन जाएगा, ठीक है। अगर मतलब यदि शेषफल हमारा 0 आ जाए तो भाजक ही हमारा HCF होगा, और अगर जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आता हम उस स्टेप्स को कंटिन्यू रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना बन जाए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 867 और 255 का HCF आपको निकालना है। ये देखो, वही सेम हमने यूज किया है, EDL मींस यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी जो हमने लास्ट क्लास में किया था यूक्लिड विभाजन।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसमें जो हमने इक्वेशन यूज करी थी a=bq+r, तो इसमें भी वही स्टेप हम करेंगे। अब देखो 867 दोनों में जो बड़ा होगा वही हमारा a होगा। दोनों में बड़ा कौन सा है? 867, तो a के प्लेस पे मैंने 861 मेंशन किया है। अब b क्या हो जाएगा हमारा? 255। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने स्टेप 1 में मैंने यहाँ पे इसको यूज किया, इसको इससे डिवाइड किया, यानी 867 को 255 से डिवाइड किया, तो मेरा रिमाइंडर आया 102। यहाँ पे r यानी शेषफल जो है मेरा 102 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? a क्या बन जाएगा अब हमारा? 255। यहाँ पे इस स्टेप का तो काम खत्म हो गया, रिमाइंडर हमारा 102 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम चलेंगे तो a जो है हमारा 255 बन जाएगा, और ये जो शेषफल था यही हमारा b बन जाएगा। अब स्टेप 2 में भी मैंने यहाँ पे इसको इससे डिवाइड किया, 255 को 102 से डिवाइड किया, तो जब हमने डिवाइड किया तो शेषफल आया इस बार 51। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया शेषफल आया 51। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा? यानी 102 जो है हमारा a बन जाएगा और 51 जो है हमारा b बन जाएगा। जब हमने 102 को 51 से डिवाइड किया तो इस बार शेषफल आया 0। 51 2 ही 102 होता है। ठीक है, तो जब हमारा शेषफल आ जाता है 0 तो HCF क्या बन जाता है? जिससे हमने डिवाइड किया है। ठीक है, यानी हमारा भाजक ही हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ पे HCF ऑफ A एंड B क्या हो जाएगा? 51। A एंड B क्या है? 867 और B क्या है? 255। ऐसे ही यहाँ पे हमारे HCF ये वाले A और B ये थे और ये थे, तो इन तीनों का HCF क्या है? 51 के ही इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जहां पे भी जिस क्वेश्चन में आपको ये दिखाई देना बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसमें आपको पता होना चाहिए जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो आपसे यानी HCF के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 और 1029 को भाग करने पर प्रत्येक का शेषफल 5 होगा। ठीक है, अब आपसे एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है जिससे मतलब हम 245 को और 1029 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमारा रिमाइंडर जो है वो 5 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जब भी आपसे ऐसा पूछा जाता है ना, तो जो आपको नंबर गिवन है जिससे हमें डिवाइड करना है, मतलब हमें इसको डिवाइड करना है उस बड़ी संख्या से। ठीक है, तो इसी नंबर में से जो शेषफल हमें मिलना है उसको हम माइनस कर देंगे। कैसे? अब देखते हैं, चलो इधर आओ। यह दिया गया है कि आवश्यक संख्या यानी जो हमें फाइंड करनी है से जब हम इस नंबर को और इस नंबर को भाग करेंगे तो प्रत्येक का शेषफल 5 होगा। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखो, यानी जो 245 जो हमारे गिवन नंबर्स हैं, ठीक है, यानी 245 और 1029, इसमें से हम जो हमारा शेषफल बचना है ना, हम उसी को लेस कर देंगे। जब हम उसी को लेस कर देंगे तो जो नंबर आएगा, यानी यहाँ से लेस करने के बाद 240 आया और इसमें से लेस करने के बाद 1024 आया। ठीक है, यानी अब हम जब इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे ना उस नंबर से जो हमें फाइंड करनी है, तो हमारा शेषफल 0 आएगा। जब भी आपको ऐसे दिया हो कि मान लो जैसे अभी ये क्वेश्चन पे एक बार वापस आओ, पिछले वाले क्वेश्चन पे, मान लो यहाँ पे था ये वाला सेकंड वाला स्टेप ले लेते हैं। अगर हमें ये दिया है कि 255 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 51 बचता है। ठीक है, अगर हम इस 51 को इस 255 में से डिवाइड कर देना तो यही 204 बन जाएगा। यानी जब हम 204 को 102 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही सेम क्वेश्चन, सेम चीज़ इस क्वेश्चन में दी हुई है कि दो नंबर हमें गिवन है, उसका शेषफल बताया हुआ है कि हमारा 5 बचना है दोनों में से। ठीक है, तो उसी शेषफल को हम लेस कर देंगे दोनों में से।
दोनों में से जब हमने लेस किया और 2 नंबर हमारे पास आए, तो जब अब हम इनको डिवाइड करेंगे उस बड़ी से बड़ी संख्या से, तो हमारा शेषफल 0 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। यहाँ पे यानी अब 204 और 1024 का हमें HCF निकालना है। या तो हम ये एक तो वही आपका इसी के थ्रू जो हमने लास्ट स्टेप बाय स्टेप हम निकाल रहे थे, वैसे आप इसको निकालोगे। A = BQ + R, है ना। A इसमें हमारा ये बन जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर हमारा 1024 है, और B बन जाएगा हमारा 240, राइट। तो अब हमने इसको जब डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 64 बचा। ठीक है, 64 बचा। फिर हमने इसको A बना दिया, इसको B बना दिया। यहाँ पे हमने 240 को 64 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 48। अब 64 A बन गया, 48 B बन गया। 64 को हमने 48 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 16। अब 48 हम नेक्स्ट स्टेप में 48 हमारा A बन जाएगा और B बन जाएगा हमारा 16 बनेगा। तो जब हम 48 को 16 से डिवाइड करेंगे यानी 16 × 48, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो यानी यही हमारा HCF बनेगा। बाकी जो आप इस तरीके से भी निकालते ही हो इसको, है ना, जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है वही भाजक आपका HCF बन जाता है, राइट। ठीक है जी, अब आपकी 1.1 तो यहाँ पे हो गई कंप्लीट। अब आपको इसके सारे क्वेश्चन करके देने हैं मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट उसमें आ जाओ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 1.2। ठीक है, अब पहले इसमें भी हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, डिस्कस करते हैं। एक थ्योरम है इसमें आपकी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसमें क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसमें क्या दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी भाज्य संख्या होती है ना, भाज्य संख्या होती क्या है पहले ये देखो। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वो होती है जो 1 से तो बड़ी हो और अभाज्य संख्या ना हो। ठीक है, जैसे 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 1 तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 तो होगा नहीं। अब यहाँ पे 2 लें तो 2 होता है हमारा अभाज्य संख्या। 3 लें वो भी हमारी अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद आता है 4, ये होती है हमारी भाज्य संख्या। यानी आपसे कभी कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, वो होती है 4। ठीक है, फिर 5 आपका अभाज्य हो गई, 6 आपकी भाज्य हो गई, 7 आपकी अभाज्य हो गई, 8 आपकी भाज्य हो गई, 9 भी भाज्य है। ठीक है, समझ आया। तो भाज्य संख्या पता चल गई हमें कि कौन कौन सी होती हैं। अब वापस इस थ्योरम में आ जाते हैं। भाज्य संख्या के जब हम गुणनखंड करते हैं ना, भाज्य संख्या के जब हम गुणनखंड करते हैं तो वो गुणनखंड हमारे अभाज्य संख्या ही होती हैं। सारे जो गुणनखंड निकलेंगे वो सारे अभाज्य ही होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, उसको रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारे भाज्य संख्या के जब हम गुणनखंड करते हैं तो वो गुणनखंड सारी अभाज्य संख्याएं ही होती हैं। जैसे ये 210 है, ठीक है, 210 है। जब हमने इसके गुणनखंड किया तो ये जो 2, 3, 5 और 7 आए हैं, ये हमारी अभाज्य संख्याएं ही हैं। किसी भी नंबर को, किसी भी भाज्य संख्या का आप गुणनखंड निकाल के देखना तो वो उसके जो गुणनखंड आएंगे वो सारे अभाज्य संख्याएं ही होंगी। अब जब हम लिखते हैं ना, जैसे 210 है, इसे हमने लिख लिए, ये हमारे गुणनखंड आ गए। इसको हमने इस क्रम में लिखा तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूं, मतलब छोटा नंबर आगे बड़ा नंबर
मतलब छोटा नंबर पीछे बड़ा नंबर आगे, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गुणनखंड का जो क्रम होता है वो आरोही ही होगा, ये ध्यान रखना। इसको हम इसी क्रम में ही लिखेंगे ऑलवेज। अगर आपने इसको इस क्रम में लिखा है तो इट मीन्स ये गलत है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे 240 का, ठीक है, सॉरी 420 का। 420 को मैंने इसके गुणनखंड निकाले। ठीक है, यहाँ पे इसके आ गए 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2 बार आ रहा है ना, तो मैंने 2 की पावर स्क्वायर कर दी, 2 की घात स्क्वायर कर दी, × 3 × 5 × 7। क्लियर ये? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है बुक का। देखो संख्याएं 4n, ये पावर है 4 की पावर 4 की घात है n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है, यानी जो शून्य पर समाप्त, यानी जो लास्ट डिजिट आएगी वो शून्य होगी। ठीक है, देखो शून्य कब बनती है बेटा? शून्य तब बनती है जब अब लास्ट में 0 चाहिए। ठीक है, जब भी हमें लास्ट में 0 चाहिए होती है, 0 कब बनती है? 0 तब बनती है जब जिस नंबर से पूछा है, जैसे मान लो ये 4 का पूछा है या कुछ कोई और नंबर होता, तो उसमें उसके पेयर 2 और 5 का बनेगा तो 0 बनती है, क्योंकि 2 × 5 10 होता है, 2 5 10 हो गया है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने देखो एक नोट भी दिया है, एक शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 का पेयर होना आवश्यक है, तभी यहाँ पे 0 बनेगी। ठीक है, देखो अब देखो 4n है, 4n को मैं 2 की पावर n × 2 की पावर n लिख सकती हूँ। ठीक है, 2 की पावर 2 हो जाएगी और n हो जाएगा, यानी 2 को देखो 2 की पावर 2 और n है। ये इससे 4n वापस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका पेयर तो बना नहीं, यहाँ पे 2 तो आ गया लेकिन 5 है ही नहीं। अब 5 नहीं है तो इसका मतलब ये पेयर तो बना ही नहीं, 0 आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 4n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। तो यह संभव नहीं है क्योंकि 4n = 2 की पावर 2n है। यहाँ 2 और 5 का पेयर नहीं बना है, इसलिए ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। अब देखो 2 शून्य प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? 2 × 5, एक पेयर तो ये बन गया, ये एक शून्य बना, 2 × 5 ये दूसरी शून्य बनी। ठीक है, बनती है ना? कैसे बनती है? देखो ये 10 हो गया, ये × 10 हो गया तो 100 हो गया। 100 में कितनी 0 होती हैं? 2। अब 3 पेयर करने के लिए, 3 शून्य प्राप्त करने के लिए ऐसे 3 पेयर बनने चाहिए। 2 की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगी और 5 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैंने इसी तरीके से एग्जाम्पल लिया है, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, बुक का क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब देखो 6n है, इकाई पे इनको 0 चाहिए, तो हम इसको पहले एक्सपेंड कर देते हैं। 6 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 × 3, 2 × 6 होता है ना। इसकी पावर क्या हो गई? n। अब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे खोल दिया, 2 की पावर n × 3 की पावर n। अब देखो यहाँ पे भी पेयर नहीं बना, 2 और 5 का पेयर चाहिए था, जबकि यहाँ पे 2 और 3 का पेयर बन रहा है, तो इट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पे आ जाओ। ये आपका एक एग्जाम्पल मैंने लिया है बुक में, 6 और 20 है, मैंने यहाँ पे 6 और 60 कर दिया है। ठीक है,
संख्या 6 और 60 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसके गुणनखंड निकाले, ये आ गया। 60 के मैंने गुणनखंड निकाले, ये आ गए। अब देखो HCF क्या होता है, जब दो वैल्यूज दी हो ना, 2 डिजिट दिए हो और आपको उसमें से HCF निकालना हो, तो जो दोनों में कॉमन होता है ना वही HCF होता है। यानी देखो इसमें 2 कॉमन है 2 और 3 कॉमन है 3, यानी जो नीचे वाले में 2 और ये 5 है ना, ये नहीं आपको काउंट करना, सिर्फ 2 और 3 जो कॉमन है उसी पार्ट को हमें लेना है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट पे आ जाओ। HCF हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स, कौन कौन से हैं, 2 into 3, ये 6 हो गया। और LCM क्या होती है, जो सबसे बड़ी घात का गुणनफल, जो सबसे बड़ी होगी ना उसी को हम लेते हैं। जैसे 2 की पावर 2 था वहां पे, वो ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया, मतलब सारे फैक्टर्स आते हैं इसके अंदर, ऑल फैक्टर्स, ऑल गुणनखंड, सभी गुणनखंड इसमें इंक्लूड करते हैं। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 6 यानी 60, HCF होगा 6 और LCM हो जाएगा 60। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपको दिया है, ये डिस्कस कर लेते हैं। ये इस फॉर्मूले से आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपको 2 नंबर गिवन है, जैसे अभी आपको 6 और 60 गिवन था ना, तो अगर आपने HCF निकाल लिया उनका, तो आप वहाँ से डायरेक्टली LCM निकाल सकते हो। फिर आपको ऐसे LCM निकालने की नीड नहीं पड़ेगी, आप इस फॉर्मूले से भी LCM निकाल सकते हो। या फिर आपको किसी क्वेश्चन में HCF और LCM गिवन है, ठीक है, और एक नंबर भी गिवन है, तो आप दूसरा नंबर भी फाइंड कर सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आपको ज़रूर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है HCF इंटू LCM, इन दोनों का जो गुणनफल होगा ना, वो इन दोनों गुणनफल के बराबर ही होगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी बुक का ही है। जैसे आपको मान लो ये दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM आपको निकालना है। अब ये मैंने इसका 96 के गुणनखंड निकाले और इसको 404 के भी गुणनखंड निकाले। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिए 96 के गुणनखंड ये आए, 404 के गुणनखंड ये आ गए। अगर हम पिछली एग्जाम्पल की तरह निकालते हैं तो HCF क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, फिर इसमें 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 101 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, और कोई 2 भी नहीं आ रहा है। तो यानी सिर्फ 2 कॉमन आए हैं, तो ये HCF हो जाएगा 4। LCM क्या हो जाएगा, LCM में देखो 2 की पावर ऊपर 5 बन रही है, तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 2 की पावर 5 हो गई, तो आ गई। 3 आ रहा है, बिल्कुल लेंगे। अब यहाँ पे 2 हमने ऑलरेडी ले लिया है, वो इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, तो अब वो तो इन दोनों को तो हम यूज करेंगे नहीं। अब बचा 101, तो वो भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। अब तीनों का गुणनफल क्या आया, 9696। अब हम इस फॉर्मूले से ही एक जो अभी आपको मैंने अभी बताया था, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B, उसी से हम LCM निकालने की कोशिश करते हैं। देखो HCF मैंने निकाल लिया था यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे LCM हमें नहीं पता, अभी हमने नहीं निकाला। A पता है हमें 96, B पता है हमें 404, तो यहाँ से LCM कैसे निकलेगा, ये यहाँ पे गुणा में है, इधर जाके भाग में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 96 इंटू 404 अपॉन 4, और ये आ गया आपका 9696। तो बेटा आपकी ये 1.2 भी कंप्लीट हो गई, आपको 1.2 भी कंप्लीट करनी है। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, साथ साथ ही शेयर कर रही हूँ, और उनको भी आपको सॉल्व करना है। पहले एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, देन आप प्रैक्टिस करोगे।